नमस्कार सभी को। मैं अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी बाय SK सर में सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। हम राजस्थान की ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं और राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर हमने पिछली की क्लासों में राजस्थान की झीलों का टॉपिक कंप्लीट किया था। कुछ बच्चों के कॉल्स आ रहे थे, सर काउंसलिंग का टॉपिक। देखिए, काउंसलिंग का जो टॉपिक होता है वो एंडिंग के अंदर पढ़ने का होता है। राजस्थान की जनगणना के जितने भी आंकड़े हैं वो लास्ट में पढ़ के जाइए ताकि आपको याद रहे। अभी आप उन्हें पढ़ोगे तो इतना याद ज़्यादा नहीं रख पाओगे। काउंसलिंग की जहाँ तक बात है, जितने भी आंकड़े हैं वो खुद को पढ़ने पड़ते हैं, हर बुक में दिए होते हैं। पर काउंसलिंग से बनने वाले जो क्वेश्चन हैं, किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं और उनकी रूपरेखा को, जो सामान्य एक व्यवहारिक काउंसलिंग की रूपरेखा है उसको लेकर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उनकी मैं इस वीडियो के अंदर बात कर दूंगा। अगर आपको ऐसे लगे कि भी हाँ हमें आंकड़े भी पढ़ने हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर देना कि सर आंकड़े भी करवाए जाए, तो मैं राजस्थान के काउंसलिंग के आंकड़े भी आपको करवा दूंगा। परंतु जहाँ तक काउंसलिंग की बात होती है राजस्थान के अंदर या भारत के अंदर, विश्व स्तर के अंदर, तो कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, विश्व प्रथम देश कौन था जिसने जनसंख्या की गणना की, आधुनिक जनगणना का स्रोत कौन सा देश रहा, भारत में अब तक कितनी जनगणनाएं हो चुकी है, राजस्थान में कितनी जनगणनाएं हो चुकी है, इनके शुभंकर किन्हें बनाए गए हैं, जनसंख्या का स्लोगन वाक्य क्या था, जनसंख्या का जो जनगणना आयुक्त है वो किसे बनाया गया, ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाए गए, जनगणना कौन करवाता है, इसके आंकड़े कौन जारी करता है। इस प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं जनगणना के बेसिक व्यवहारिक चीज़ों को लेकर, तो उनकी मैं इस क्लास के अंदर बात कर देता हूँ। बड़ा शानदार वीडियो रहेगा, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को, ताकि अन्य बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जनगणना पर। जनगणना, राजस्थान की जनगणना के बारे में भी बातें होंगी कंप्लीट, परंतु थोड़ा सा इसको ढंग से पढ़ना पड़ेगा हमें। देखिए, जनगणना शब्द की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये देखिए, जनगणना शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख किस व्यक्ति ने किया था। सबसे पहले इस शब्द का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, पहला ही क्वेश्चन आ जाए हमसे कि जनगणना शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ किया गया। तो यहाँ पर दो चीजें ध्यान देने वाली बात है कि जनगणना जो शब्द का उल्लेख है वो एक तो हमारे जो मुगल काल है, मुगल काल की एक जो पुस्तक आती है मुगल काल, और मुगल काल के अंदर अबुल फजल के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था आईने अकबरी। आईने अकबरी। तो हमसे अगर पूछ लिया जाए कि जनगणना शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस काल में हुआ, तो मुगल काल के अंदर हुआ। और जनगणना शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ, तो वो ग्रंथ कौन सा था, आईने अकबरी ग्रंथ के अंदर हुआ था। फिर इसी के समकालीन देखिए, अगर हम बात करते हैं तो एक जो कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया था, कौटिल्य की एक रचना है जिसको हम अर्थशास्त्र के रूप में पढ़ते हैं, और इस ग्रंथ के अंदर भी जनगणना शब्द का प्रयोग किया गया था। तो हमारे लिए यहाँ पर दो ग्रंथों के नाम याद रखने हैं। एक तो मुगल काल के अंदर आईने अकबरी जो अबुल फजल की रचना थी, अबुल फजल के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया था, और एक कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में इस शब्द का क्या किया है, प्रयोग किया है। फिर अगर हम बात करते हैं विश्व जनगणना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये सबको पता है विश्व जनगणना दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनगणना दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। और जनगणना संविधान में, जनगणना संविधान में किसका विषय सूची, किस सूची के अंदर शामिल है, तो ध्यान रखना यह संविधान के अंदर कौन सी सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। जनगणना संविधान में किस सूची का विषय है, तो वो सूची कौन सी है, संघ सूची। जनगणना दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को। जनगणना शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर मिलता है, और अबुल फजल के आईने अकबरी नामक ग्रंथ में इसका क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं विश्व में सर्वप्रथम जनगणना, तो विश्व में सबसे पहले जनगणना 1749 के अंदर स्वीडन के द्वारा करवाई गई थी। विश्व में सर्वप्रथम जनगणना करवाने वाला देश कौन था, 1749 में स्वीडन के द्वारा विश्व में सबसे पहले जनगणना करवाई गई। तो विश्व में सर्वप्रथम जनगणना करवाने वाला देश कौन सा हो गया, स्वीडन। वहीं पर अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि विश्व में सर्वप्रथम आधुनिक जनगणना किसने करवाई,
तो विश्व में सबसे पहले आधुनिक जनगणना करवाने वाला देश था अमेरिका। विश्व में सर्वप्रथम आधुनिक जनगणना करवाने वाला देश कौन सा था? अमेरिका। और विश्व में सर्वप्रथम जनगणना करवाने वाला देश कौन था? स्वीडन। तो यहां तक एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जनगणना संविधान में किस सूची का विषय है? तो सूची कौन सी रहेगी? संघ सूची। जनगणना दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। जनगणना शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो ध्यान रखना, अबुल फजल के आईने अकबरी में और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर। विश्व में सर्वप्रथम जनगणना करवाने वाला देश कौन सा है? तो स्वीडन 1749 में। और विश्व में सर्वप्रथम आधुनिक जनगणना करवाने वाला देश कौन सा था? अमेरिका 1790 के अंदर करवाई। अगर हम बात करते हैं कभी जनगणना करवाई जाती है तो फिर जनगणना करवाता कौन है उसके बारे में देखिए। जनगणना कौन करवाता है? तो देखिए, जनगणना जो करवाने का कार्य है वो गृह मंत्रालय करवाता है। गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना निदेशालय करवाएगा। जनगणना करवाने का कार्य कौन करेगा? गृह मंत्रालय के अधीन कौन करता है? जनगणना निदेशालय इसके द्वारा करवाई जाती है। ध्यान रखिएगा अच्छे से, जनगणना करवाने का कार्य कौन करता है? गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना निदेशालय करवाता है जनगणना। अगर हम बात करते हैं कि भी जनगणना के फिर आंकड़े एकत्रित कौन करता है? जनगणना के आंकड़े इकट्ठे करने का कार्य कौन करता है? जनगणना के आंकड़े एकत्रित कौन करेगा? तो ये काम करता है NSSO के द्वारा जनगणना के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या है? जनगणना के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। देखिए फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, कभी ये तो हो गया कि इसके अधीन जनगणना करवाने का कार्य कौन करता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना निदेशालय करता है। जनगणना के आंकड़े एकत्रित कौन करता है? तो NSSO करता है। अब हम बात करते हैं कि तो भारत में प्रथम बार जनगणना कब की गई? भारत की जनगणना को थोड़ा सा देखना। भारत में जो प्रथम जनगणना हुई थी वो हुई थी 1872 के अंदर। कब हुई? 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। किनके शासनकाल में हुई? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में हुई और लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। अगर हमसे क्वेश्चन यहां से क्या बनता है कि भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? जब भारत में प्रथम बार जनगणना हुई तो उस समय भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त किसे बनाया गया था? तो भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त बनाया गया था W प्लावेन को। भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त किन्हें बनाया गया? तो भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त बनने वाले कौन थे? W प्लावेन। जनगणना किनके अधीन होती है? जनगणना करवाने का कार्य तो गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना निदेशालय करवाएगा। जनगणना के आंकड़े कौन एकत्रित करता है? तो NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एकत्रित करता है। भारत में पहली जनगणना कब हुई? 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई। और भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन बने? W प्लावेन बने। इसके बाद में देखिए भारत के अंदर फिर 1881 के अंदर भारत के अंदर जनगणना होती है और इस समय भारत के अंदर जनगणना करवाने वाले कौन थे? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। भारत की दूसरी जनगणना कब हुई? 1881 के अंदर और किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनते हैं। 2 प्रश्न यहाँ से आती है इस जनगणना को लेकर, ध्यान से पढ़िएगा। देखो भारत की प्रथम जनगणना कब हुई? तब हम क्या कहेंगे? 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। परंतु भारत की प्रथम व्यवस्थित जनगणना कब हुई? तो भारत की प्रथम व्यवस्थित जनगणना कब हुई? 1881 के अंदर और किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई। अब देखिए कि फर्क क्या था भारत की प्रथम जनगणना और दूसरी जनगणना में, क्या फर्क था?
एक तो हमने कभी प्रथम पढ़ी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, दूसरी है लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। व्यवस्थित क्या फर्क है? जैसे क्लासरूम के अंदर हम ये कहें कभी एक हमारे पास आंकड़ा है, कभी 50 बच्चे क्लासरूम में बैठे हैं। मैंने किसी बच्चे से कहा खड़ा होकर कभी इस क्लासरूम में कितने बच्चे हैं, उसने मुझे खड़ा होकर सीधे जोड़े बड़े बड़े और कह दिया सर लगभग 47 बच्चे हैं। ये लगभग 47 यानी निश्चित आंकड़ा नहीं था, व्यवस्थित नहीं की उसने, किसी क्रम से नहीं जोड़ा उनको। भी एक क्रम से लेकर चलता तो वो हमें पूरा निश्चित आंकड़ा देता। अब लॉर्ड मेयो ने ऐसे ही किया था। लॉर्ड मेयो ने जो जनगणना की थी वो क्रम से नहीं थी, व्यवस्थित जनगणना नहीं थी। उसने सीधा बता दिया कि भारत के अंदर 25 करोड़ लोग निवास करते हैं। जब लॉर्ड रिपन 1881 में भारत की जनगणना करवाते हैं तब इन्होंने क्या किया, जनगणना को व्यवस्थित क्रम दिया कि भी अब इसने, हम वही उदाहरण ले लूँगा, अब मैंने दूसरे बच्चे को खड़ा किया और मैंने कहा कि बेटा आपको कितना भी टाइम लगे, कितना भी पैसा लगे, आप एक एक बच्चे को जोड़ के लेके आइए, इस क्लास में कितने बच्चे हैं। और उसने आके मुझे कहा सर इस क्लास में 50 बच्चे हैं। तो ये उसका कॉन्फिडेंस के साथ जवाब था, इस क्लास में 50 ही बच्चे हैं। तो यानी अब व्यवस्थित हैं वो बच्चे, इतने ही हैं उस क्लास के अंदर। तो ये दोनों जनगणनाओं में फर्क था। भारत की प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, तो भारत की प्रथम व्यवस्थित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अब लॉर्ड रिपन ने क्या किया, भारत को एक सुझाव और दिया, और वो क्या रहा कि भी हर वर्ष जनगणना नहीं करवाई जा सकती। जनगणना एक बहुत ही बड़ा कार्य है, हर 2 या 4 वर्ष के बाद में जनगणना कार्य नहीं हो सकता। इसलिए हमें जनगणना को दशकीय जनगणना अपनाना चाहिए। भी कैसी जनगणना हो, हर 10 वर्ष के बाद में हम एक बार जनगणना करें। तो यहीं से भारत के अंदर क्या हुई, दशकीय जनगणना की शुरुआत हुई। भारत में प्रथम बार दशकीय जनगणना की शुरुआत कहाँ से हुई, तो यहीं से, भारत में यहाँ से क्या हो गई, दशकीय जनगणना की शुरुआत। तो ध्यान रहे दशकीय जनगणना की शुरुआत करने वाले कौन थे, लॉर्ड रिपन थे, और 1881 में इसकी शुरुआत होती है। अब इसका क्या मतलब है, दशकीय जनगणना भी अब क्या होगी, जनगणना हर 10 वर्ष के बाद में की जाएगी। जैसे कि 1872 में हुई, फिर 81 में, 9 साल के बाद में हो गई। परंतु अब जनगणना कैसे होगी, अब देखो 1891 में, अगली जनगणना कब होती है, 1891 में। फिर देखिए जनगणना कब होती है, तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। 1891 के बाद में 1901, 1911, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 2001, 2011, ये भारत में अब तक जनगणनाएं हो चुकी हैं। तो यहाँ से दोबारा मैं इतना रिपीट करता हूँ, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। जनगणना कार्य कौन करवाता है, तो गृह मंत्रालय के अधीन कौन कराएगा, जनगणना निदेशालय। जनगणना के आंकड़े एकत्रित कौन करता है, तो आंकड़े एकत्रित कौन करता है, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। फिर भारत में जनगणना, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई, 1872 में, और किनके शासनकाल में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। तो भारत की प्रथम जनगणना के आयुक्त कौन बने, WWC पलावेन बने थे। तो भारत की दूसरी जनगणना कब हुई, तो 1881 में, किसके शासनकाल में, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और यह क्या थी, भारत की प्रथम व्यवस्थित जनगणना थी। और यहीं से भारत में किसकी शुरुआत होती है, दशकीय जनगणना की शुरुआत होती है। अब बढ़ते हम आगे, देखिए अब हमारे लिए क्या है कि भारत में अब तक कितनी जनगणनाएं हो चुकी हैं। तो हम सीधा पढ़ते हैं कि भारत में अब तक 15 जनगणनाएं हो चुकी हैं। अभी देखिए फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था पीछे, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, शायद 6 तारीख का जो एग्जाम था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था कि भारत की 2011 की जनगणना भारत की क्रम से कौन सी जनगणना है। तो 2011 की जनगणना भारत की जो क्रम से कौन सी जनगणना है, 15वीं जनगणना है। अब देखिए वहाँ पर भी कुछ बच्चों ने गलत कर दिया, इतना इजी क्वेश्चन था फिर भी गलत कर रहे थे। अगर आपको सीधा आंकड़ा याद नहीं रहता है 15वीं जनगणना, तो आप निकाल सकते थे। अगर आपको पता है कि भारत की प्रथम जनगणना 1872 में हुई है, इसके बाद में भारत की 1881 में, ये दो तो आपको याद रखना है। यहाँ से भारत ने क्या अपना ली थी, दशकीय जनगणना। तो भारत के अंदर अब कब होगी, 1891 में, फिर कब होगी 1901 में, फिर 1911 में, फिर 1921 में, इसी प्रकार से 1931 में, 1941, 1951, 1961, 1971, 1981 और 1991।
2001 और 2011 ये अब तक भारत में जनगणनाएं हुई है। अब आप काउंटिंग कर सकते थे, इतना टाइम होता है हमें, सही क्वेश्चन करने के लिए टाइम चाहिए, गलत क्वेश्चन करने के लिए कुछ नहीं चाहिए हमें, बड़ा आसान होता है, प्रश्न देखते टिक कर दो। पर प्रश्न को अगर सही करना है तो जितना प्रश्न इजी है उसे उतना ही आप इजी और बनाइए, उस प्रश्न को समझिए क्या पूछ रहा है वो, उसका आंसर कैसे करें हम। अगर हम यहाँ से अब काउंटिंग करते तो देखो ये हमारा एक जनगणना, दूसरी जनगणना, तीसरी जनगणना, चौथी जनगणना, पांचवी क्रम से, ये छठी क्रम से, ये हमारी सातवीं जनगणना, आठवीं, नौवीं जनगणना, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं और 15वीं। और यही क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में, सोच सकते हो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम। और क्वेश्चन क्या था, भारत 2011 की जनगणना भारत की क्रम से कौन सी जनगणना है। ये लीजिए क्रम आपके सामने, कौन सी हो गई, 15वीं जनगणना। कितना आसान क्वेश्चन था, 2 नंबर का ये एग्जाम के अंदर। अब हमारे यहाँ से इन जनगणनाओं को मैंने इस प्रकार से लिखा है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, बड़ा अच्छे प्रश्न आते हैं कि भारत में प्रथम बार जाति के आधार पर जनगणना कब की गई, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई, भारत में जनसंख्या का छलांग वर्ष किसे कहा जाता है, भारत में जनसंख्या का विस्फोटक दशक किसे कहा गया, राजस्थान की प्रथम जाति के आधार पर जनगणना कब हुई। इस प्रकार के प्रश्न दशकों को लेकर पूछे जाते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन यहीं से, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई, 1872 में। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई, 1872 के अंदर। तो भारत की प्रथम व्यवस्थित जनगणना कब हुई, 1881 में। भारत की प्रथम व्यवस्थित जनगणना कब हुई, 1881 में। फिर भारत में दशकीय जनगणना की शुरुआत कब हुई, तो 1881 के अंदर। फिर देखिए 1881 के बाद में ये जो हमारा 1911 से 1921 का दशक था, 1911 से 1921 का दशक, ये भारत के अंदर और राजस्थान के अंदर दोनों की ही कॉमन है। यहाँ पर भारत की जनगणना आप ये मत सोचिए भारत का करवा रहे हैं सर, राजस्थान की बात कर रहे थे, हम राजस्थान की भी बात करेंगे और ये सिमिलर है, प्रश्न एक जैसे बनते हैं। देखिए 1911 से लेकर 1921 का ये जो 10 सालों का भारत में दशक आया था, यहाँ पर भारत में जनसंख्या में सर्वाधिक गिरावट देखी गई थी, भारत की जनगणना में प्रथम बार कमी देखी गई थी। इसलिए हमने इस दशक को एक नाम दे दिया था महाविभाजन दशक। भारत में जनसंख्या का महाविभाजन दशक किसे कहा जाता है, तो ये हमारा क्या था, महाविभाजन दशक था, महाविभाजन दशक कहलाया। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जामों के अंदर कि भारतीय जनगणना में महाविभाजन दशक की संज्ञा किसे दी गई है, या ऋणात्मक दशक, या क्वेश्चन को बनाना कितने भी तरीके से बना दे, भारतीय जनगणना में ऋणात्मक दशक किसे कहा जाता है, भारतीय जनगणना में महाविभाजन दशक किसे कहा जाता है, भारतीय जनगणना में कमी वाला दशक कौन सा रहा। तो कमी यहाँ पे हुई थी, ध्यान रखना, 1911 से 1921 के मध्य भारतीय जनगणना में पहली बार क्या देखी गई थी, कमी देखी गई थी। लगातार बढ़ोतरी हो रही थी पर जनगणना में पहली बार कमी आई थी। हम कमी की भी बात करेंगे, भारतीय जनगणना में -0.31% की कमी, वहीं पर राजस्थान के अंदर -6 से लगभग कुछ ऊपर। तो वहाँ पर कितनी कमी हुई वो हम जब जनसंख्या पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे। अब देखो सेकंड ग्रेड के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था कि अभी भारतीय जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष किसे कहा जाता है, वहाँ पर वर्ष पूछा गया था। देखिए इस पूरे दशक को 1911 से लेकर 1921 के बीच में इसको संज्ञा किसकी मिली हुई है, महाविभाजन दशक की। पर सेकंड ग्रेड में जो क्वेश्चन आया था वो क्या था कि भी भारतीय जनसंख्या के अंदर महाविभाजन वर्ष की संज्ञा किसे दी गई है, और वहां पर ऑप्शन में 1911, 1921, 1931 और 1941 चारों दिए हुए थे। तो ध्यान रखना, महाविभाजन वर्ष पूछे तो आंसर होगा 1921। महाविभाजन वर्ष की संज्ञा किसे दी गई है, तो 1921 को, आंसर क्या हो जाएगा 1921। और दशक पूछे तो 1911 से लेकर 1921 के मध्य। ठीक है जी। फिर देखिए 1931 से क्या क्वेश्चन बनता है, 1931 भारत में प्रथम बार जाति के आधार पर जनगणना की गई। भारत में पहली बार क्या हुई, जातीय आधार पर भी भारत में कितनी जातियों के लोग निवास करते हैं और कौन सी जाति के कितने लोग हैं,
जातीय आधार पर क्या की गई थी, जनगणना की गई थी भारत में पहली बार। कब? 1931 में भारत में प्रथम बार जाति के आधार पर जनगणना की जाती है। फिर 1941 से कोई क्वेश्चन नहीं है। फिर 1951, अब देखिए 47 के अंदर हम आज़ाद हुए और आज़ाद होने के बाद में 1951 में हमारी जनगणना होती है। तो हम क्या कहेंगे कि यह स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना थी। ये क्या थी? स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना। कब हुई? तो 1951 में। जो क्रम से कौन सी थी? 9वीं थी। और स्वतंत्र भारत की कौन सी है? प्रथम है। अब हमसे पूछ ले वर्तमान में कौन सी जनगणना है? 2011 की, आगे 21वीं होगी। अब हमसे यहाँ से पूछ ले स्वतंत्र भारत की वर्तमान में कौन सी जनगणना है? तो ये देखो स्वतंत्र भारत की 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। स्वतंत्र भारत की 2011 वाली क्रम से कौन सी है? 7वीं जनगणना है। अब देखिए इसके बाद में जैसे ही हम आज़ाद हुए, आज़ाद होने के बाद में हमने सेलिब्रेशन कुछ इस प्रकार से बनाया कि हमारी जो जनगणना थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी, निरंतर वृद्धि हो रही थी 1951 से पहले तो। परंतु जैसे ही हम आज़ाद हुए 47 के अंदर, हमने सेलिब्रेशन कुछ इस प्रकार से बनाया कि ये जो हमारे 1951 और 1961 का दशक था, इस दशक के अंदर भारतीय जनगणना ने क्या लगा दी? छलांग लगा दी। अचानक से बढ़ गई भारतीय जनगणना। और इसलिए हम इस वर्ष को 1951 से 1961 को क्या कहते हैं? छलांग वर्ष, छलांग दशक की संज्ञा दी गई। छलांग ये दशक, अचानक वृद्धि देखी गई। अब देखिए छलांग दशक अलग है। भारत में सर्वाधिक वृद्धि जनसंख्या में किस दशक में देखी गई? तो भारत में जो सर्वाधिक वृद्धि देखी गई थी वो देखी गई थी 1961 से लेकर 1971। 1961 से 1971 का ये जो दशक था, इसमें भारत में सर्वाधिक जनसंख्या में वृद्धि हुई। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या में वृद्धि इन 10 सालों में हुई। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या में क्या हुई? वृद्धि हुई 1961 से 1971। वहीं पर राजस्थान की जब बात करते हैं तो राजस्थान में 1971 से 1981 ये जो 10 साल थे, ये राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले थे। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला दशक कौन सा रहा? 1971 से 1981 रहा। 1971 से 1981 राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला दशक रहा। इसके बाद में हमारी अंतिम जनगणना कौन सी है? 2011 की। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की जाति के आधार पर प्रथम जनगणना, राजस्थान की जाति के आधार पर, जातीय आधार पर प्रथम जनगणना कब हुई? तो राजस्थान की प्रथम कब हुई है? 2011 में राजस्थान में पहली बार जाति के आधार पर जनगणना की गई है। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो अब आपको ऐसे मिलता है राजस्थान के अंदर सर्वाधिक हिंदू कहाँ पे रहते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक मुस्लिम जैसलमेर जिले के अंदर, आप इस प्रकार से पढ़ते हो। वो क्या है, किस वजह से आया? क्योंकि पहली बार भारत राजस्थान के अंदर जाति को आधार बनाकर जनगणना की गई है। और ये कब की गई थी? 2011 के अंदर की गई। यहाँ तक मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, सुन लीजिएगा। 1872 भारत में प्रथम जनगणना, 1881 भारत की प्रथम व्यवस्थित जनगणना, 72 वाली लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, 81 वाली लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। 1881 भारत की प्रथम व्यवस्थित, और भारत में यहाँ से क्या हुई? दशकीय जनगणना की शुरुआत। 1911 से 1921 भारत में जनसंख्या का महाविभाजन दशक। राजस्थान में भी महाविभाजन यही था, राजस्थान में भी सर्वाधिक कमी वाला दशक यही रहा था। ठीक है। फिर 1931 भारत में प्रथम बार जाति के आधार पर जनगणना। फिर 1951 स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना। 1951 से 61 छलांग दशक की संज्ञा दी गई है। 61 से 71 भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला दशक। 71 से 81 राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला दशक। फिर 2011 राजस्थान की प्रथम जाति के आधार पर जनगणना। ये बातें सीधी जनसंख्या से जुड़ी हुई क्या क्या प्रश्न बनते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आगे। अब हमारे सामने क्या है? 2011 की जनगणना। अब जनगणना कौन सी है? 2011 की। और 2011 की जनगणनाओं को लेकर जो तथ्यात्मक प्रश्न बनते हैं उनकी बात करते हैं। जैसे कि 2011 की जनगणना
कि अगर हम कहें शुभंकर किसे बनाया गया, 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या बनाया गया, 2011 की जनगणना का स्लोगन वाक्य क्या था, थीम क्या थी या स्लोगन वाक्य क्या रखा गया। ठीक है, 2011 की जनगणना के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाए गए, ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था, तो उसकी बात करेंगे। 2011 की जनगणना में जनगणना आयुक्त कौन थे, जनगणना आयुक्त कौन किसे बनाया गया, तो ये बातें हमें नॉर्मली पता होनी चाहिए कि अभी 2011 की जनगणना के शुभंकर किसे बनाया गया है, स्लोगन वाक्य क्या था, 2011 की जनगणना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, जनगणना आयुक्त किसे बनाया गया। तो इसकी बात करते हैं। देखिए 2011 की जनगणना का शुभंकर बनाया गया था प्रगणक शिक्षिका को। किसको बनाया गया, प्रगणक शिक्षिका। 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या था, प्रगणक शिक्षिका थी। उसके बाद में बात करते हैं स्लोगन वाक्य। तो भारत का स्लोगन वाक्य अलग था और राजस्थान का स्लोगन वाक्य क्या था, अलग था। राजस्थान ने अपना वाक्य अलग अपनाया, भारत ने जनगणना का स्लोगन अलग अपनाया। भारत में था मेरी जनगणना मेरा अधिकार, मेरी जनगणना मेरा अधिकार, ये तो था भारत का स्लोगन वाक्य, मेरी जनगणना मेरा अधिकार। वहीं पर राजस्थान की अगर बात करते हैं तो राजस्थान का था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। राजस्थान का स्लोगन वाक्य क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये राजस्थान की जनगणना का स्लोगन वाक्य था। शुभंकर 2011 का क्या रहा, प्रगणक शिक्षिका जनसंख्या का। स्लोगन वाक्य क्या रहा, भारत में था मेरी जनगणना मेरा अधिकार, वहीं पर राजस्थान में हमारी जनगणना हमारा भविष्य। फिर बात करते हैं 2011 की जनगणना के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे। तो ब्रांड एम्बेसडर थे भाई सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर और प्रियंका चोपड़ा। 2011 की जनगणना के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था, सचिन तेंदुलकर को और प्रियंका चोपड़ा को। ये 2011 की जनगणना के क्या रहे थे, ब्रांड एम्बेसडर रहे थे। इसके बाद में अगर बात करते हैं कभी 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे। तो जनगणना आयुक्त भारत के अंदर तो थे सी चंद्रमौली। भारतीय जनगणना के जनगणना आयुक्त किसे बनाया गया था, सी चंद्रमौली को। भारतीय जनगणना में किसे बनाया गया, सी चंद्रमौली को। वहीं पर राजस्थान का जनगणना आयुक्त बनाया गया श्री सुब्रा सिंह को। राजस्थान का किसे बनाया गया, श्री सुब्रा सिंह को। तो ये हमारे 4 बहुत ही शानदार प्रश्न। दोबारा रिपीट कर देता हूं। शुभंकर 2011 की जनगणना का प्रगणक शिक्षिका थी। स्लोगन वाक्य क्या था, तो भारत में था मेरी जनगणना मेरा अधिकार, राजस्थान में था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। वहीं पर 2011 की जनगणना के ब्रांड एम्बेसडर थे सचिन तेंदुलकर और प्रियंका चोपड़ा। जनगणना आयुक्त किसे बनाया गया, तो भारत में जनगणना आयुक्त बने थे सी चंद्रमौली और राजस्थान के जनगणना आयुक्त थे श्री सुब्रा सिंह। तो ये हमारे जनगणना आयुक्त को लेकर। अब देखिए अगर हमारे यहाँ से एक प्रश्न और ध्यान रखना, जनगणना के अंतिम आंकड़े किसने जारी किए। जनगणना के एक तो होता है ध्यान रखना अंतरिम आंकड़े और एक होता है अंतिम आंकड़े, दोनों के अंदर फर्क है। अंतिम आंकड़े और अंतरिम आंकड़े, अगर हमसे पूछ ले जनगणना के अंतरिम आंकड़े किसने जारी किए तो हमारा आंसर क्या रहेगा, और जनगणना के अंतिम आंकड़े किसने जारी किए तो हमारा आंसर क्या रहेगा। तो अगर हम बात करते हैं जनगणना के अंतरिम आंकड़े, तो अंतरिम आंकड़े जारी किए थे सी चंद्रमौली ने। अंतिम आंकड़े जारी करने वाला कौन था, सी चंद्रमौली। जो भारत के जनगणना आयुक्त थे इनके द्वारा ही अंतरिम आंकड़े जारी किए गए थे। और अगर हम बात करते हैं अंतरिम आंकड़ों की, अंतरिम आंकड़े किसने जारी किए, तो ये किए थे सुशील कुमार शिंदे ने। सुशील कुमार शिंदे के द्वारा आंकड़े जारी किए गए। सुशील कुमार शिंदे, इनके द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए थे 30 अप्रैल के दिन, 30 अप्रैल 2013 को इन्होंने आंकड़े जारी किए थे। वहीं पर इन्होंने 1 मार्च 2011 के अंदर ये आंकड़े जारी कर दिए थे। तो ये हमारे
भारतीय और राजस्थान की जनसंख्या को लेकर बनने वाले सीधे सीधे प्रश्न हैं। अंतरिम और अंतिम में क्या फर्क है, कुछ अगर ऐसा डाउट पैदा हो रहा है तो अंतरिम आंकड़े कौन से होते हैं और अंतिम आंकड़े कौन से होते हैं। तो अंतरिम तो मैं ये कहूँ कि भी राजस्थान की जनसंख्या लगभग 6 करोड़ है। अब मैंने इस शब्द के आगे क्या लगा दिया, लगभग। जिस भी आंकड़े के आगे लगभग लग जाए, समथिंग हो जाए। जैसे मैंने पूछा क्लास के अंदर कितने बच्चे थे, आपने कहा सर लगभग 47 बच्चे बैठे हैं, वही उदाहरण पहले वाला। तो ये क्या था, अंतरिम आंकड़ा, यानी निश्चित नहीं है ये 47, 48 भी हो सकते हैं, 46 भी हो सकते हैं। ये हमारा क्या कहलाएगा, अंतरिम आंकड़ा। यहीं पर अगर आप मुझे ये कहते कि सर क्लास के अंदर 48 बच्चे हैं, निश्चित है ये क्या हो गया, अंतिम आंकड़ा। तो अंतिम आंकड़ा और अंतरिम आंकड़ा दोनों के अंदर फर्क होता है, ध्यान रखना। और अंतरिम आंकड़े जारी किए थे भारतीय जनगणना के सी चंद्रमौली ने, और अंतिम आंकड़े जारी किए थे सुशील कुमार शिंदे ने। सुशील कुमार शिंदे ने 30 अप्रैल 2013 को आंकड़े जारी किए, और वहीं पर सी चंद्रमौली ने 1 मार्च 2011 को भारतीय जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए थे। ये तो हुई हमारी जनगणना को लेकर, जनगणना से सीधे बनने वाले प्रश्न। शुभंकर परगणक शिक्षिका, स्लोगन वाक्य भारत का मेरी जनगणना मेरा अधिकार, राजस्थान का हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ब्रांड एम्बेसडर 2011 की जनगणना के सचिन तेंदुलकर और प्रियंका चोपड़ा रहे थे। वहीं पर भारतीय जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे, तो भारतीय जनगणना के तो थे सी चंद्रमौली, और राजस्थान के जनगणना आयुक्त कौन थे, श्री सुब्रा सिंह थे। वहीं पर अंतरिम आंकड़े किसने जारी किए, तो सी चंद्रमौली ने, और अंतिम आंकड़े किसने जारी किए, तो वो हमारे जनगणना आंकड़े, अंतिम जो आंकड़े थे वो किए सुशील कुमार शिंदे ने। अब देखिए हमारे लिए क्या है कि जनसंख्या का सर्वप्रथम सिद्धांत किसने जारी किया था। बहुत ही शानदार प्रश्न, आरएएस कंपटीशनों में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जनसंख्या का सिद्धांत, प्रथम बार जनसंख्या का सिद्धांत जारी करने वाले कौन थे। तो जनसंख्या के सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो देखिए जनसंख्या का सिद्धांत जारी करने वाले थे माल्थस। जनसंख्या का सिद्धांत जारी करने वाला व्यक्ति कौन था, माल्थस। और माल्थस के द्वारा 1879 के अंदर जनसंख्या का सिद्धांत जारी किया गया था। क्या है जनसंख्या का सिद्धांत, कितने चरणों में प्रस्तुत किया, तो माल्थस ने जो जनसंख्या का सिद्धांत दिया था वो 4 चरणों के अंदर बताया। इन्होंने जनसंख्या के चरण कितने बताए थे, 4 चरणों में जनसंख्या को बताया था। क्या चीज है ये, हमारे छोटे एग्जामों में कभी नहीं पूछी गई है। आरएएस के अंदर 2-3 बार इससे क्वेश्चन बन चुका है। जनसंख्या सिद्धांत को लेकर किसने जारी किया, हमसे तो एकमात्र ये पूछा जा सकता है कि प्रथम जनसंख्या का सिद्धांत जारी करने वाले कौन थे, तो माल्थस थे। 1879 में जारी किया था इनके द्वारा। 4 चरणों में जनसंख्या का सिद्धांत इन्होंने दिया था। क्या थी जनसंख्या के ये चरण, क्या थे। जो चरणों की बात करते हैं तो देखो प्रथम चरण में इन्होंने क्या बताया, प्रथम चरण में इन्होंने किस प्रकार की जन बताया, दूसरा चरण इनका क्या था, दूसरा चरण, तीसरा चरण इनका क्या कहता है, और चौथा चरण में इन्होंने क्या बताया, किस प्रकार से जनसंख्या चलेगी। तो ये हमारे जनसंख्या के 4 चरण जो इनके द्वारा दिए गए थे। देखते हैं क्या क्या बताया इन्होंने चरणों में। देखिए माल्थस के द्वारा जो जनसंख्या का प्रथम सिद्धांत दिया गया था उनमें उन्होंने बताया कभी जन्म दर क्या रहेगी, उच्च रहेगी। जन्म दर क्या रहेगी, उच्च। जन्म दर कैसी है, उच्च है, उच्च जन्म दर रहेगी। और मृत्यु दर कैसी रहेगी, उच्च मृत्यु दर रहेगी। कैसी मृत्यु दर रहेगी, उच्च मृत्यु दर। मैं एक बार ये लिख देता हूं, बड़े शानदार तरीके से आपको इसका डेफिनेशन करके समझाऊंगा चीजें क्या है। ये सिद्धांत लिख देता हूं एक बार। क्या सिद्धांत थे, प्रथम सिद्धांत था उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर। दूसरा सिद्धांत क्या था, उच्च जन्म दर उच्च जन्म दर। चारों के चारों देखने में एक जैसे ही लगेंगे, बड़ा डाउटफुल होता है। आरएएस में जब क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से जनसंख्या का कौन सा चरण सुमेलित नहीं है, और इसी प्रकार से क्वेश्चन आए अभी दूसरे चरण में वो लिख देता है उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर। क्या ये सही था या गलत है, तो एक बार आप देखिए किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे, उनकी भी बात करेंगे। उच्च जन्म दर और यहाँ पर क्या रही, निम्न मृत्यु दर। मृत्यु दर कैसी थी, निम्न मृत्यु दर।
तीसरे सिद्धांत के अंदर इन्होंने क्या कहा, निम्न जन्म दर और निम्न ही मृत्यु दर। और चौथे सिद्धांत के अंदर क्या था, शून्य जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। अब देखिए चीजें क्या है, ये सारे नाम एक जैसे से लग रहे हैं, उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर, निम्न जन्म दर, निम्न मृत्यु दर, शून्य जन्म दर, निम्न मृत्यु दर। तो ये सिद्धांत क्या है, कैसे कार्य करते हैं। अब माल्थस ने क्या कहा कि भी जनसंख्या जो है धीरे धीरे आगे जब बढ़ेगी तो वो किन प्रकार के चरणों का सामना करेगी और जनसंख्या को रोकने के लिए किस किस प्रकार से हमें चलना होगा। माल्थस ने जब सिद्धांत जारी किया तब उन्होंने बताया कि भी वर्तमान में भारत कौन से चरण, अब अगर हम बात करते हैं 2011 की, तो 2011 की जनगणना भारत के कौन से चरण का हिस्सा है, हमारे अब तक यहाँ पर ये दूसरा चरण चल रहा है, अब तीसरे चरण के ऊपर कार्य किया जा रहा है। समझिएगा कैसे। माल्थस ने कहा था कि देखो पहले, अब माल्थस को भूल जाओ, अपने ऊपर उदाहरण ले लो। अपने अगर हम पुराने चले जाएं, बाप दादा पीढ़ियों के अंदर जाओ, हम क्या देखते हैं कि भी उस समय एक माँ के 7-7, 8-8, 10-10, 11-11 बेटे हुआ करते थे, पुत्र या पुत्रियां, संतान बहुत ज्यादा हुआ करती थी। तो जन्म दर कैसी थी, उच्च थी, यानी 11-11 बच्चे पैदा कर देते थे, तो जन्म दर कैसी थी, उच्च थी। परंतु उस समय हमें एक चीज और भी आज सुनने को आती है कि उसके 7 संतान हुई थी, उसमें एकमात्र बच्चा है। बच्चा कितने थे, एक ही, कि उसके तो 2 बच पाए, 11 में से 2 बचे हैं, यानी मृत्यु दर भी क्या थी, उच्च ही थी। तो यही माल्थस ने कहा था पहले चरण में कि जन्म दर उच्च थी परंतु मृत्यु दर भी क्या थी, उच्च थी, क्योंकि उस समय मेडिकल सुविधाएं नहीं थी, चिकित्सालय नहीं थे। अब चिकित्सालय नहीं थे तो मेडिकल सुविधा न होने की वजह से जितने बच्चे, माँ जितने बच्चों को जन्म देती थी उससे अधिकतर मर जाते थे, इसलिए उन्हें डर रहता था और इसलिए वो जन्म दर क्या रखते थे, उच्च रखते थे। भी 15-20 को जन्म दे लो ताकि 2-4 तो बच पाए। तो इस प्रकार से हमारा पहला चरण जिसका फेस भारत ने कर चुका है, भारत के अंदर यह फेस जा चुका है जनसंख्या का, जब भारत में उच्च जन्म दर थी और उच्च ही क्या थी, मृत्यु दर थी। अब सरकार को ये चीज प्रॉब्लम दे रही थी, जन्म दर उच्च, यानी 10-10, 11-11 बच्चे पैदा करना, ये एक जनसंख्या के लिए बड़ा विस्फोट हो रहा था। तब सरकार ने क्या किया, अपील करना प्रारंभ किया, और किससे, लोगों से, जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए कि भी कैसे भी करके आप जन्म दर को क्या करो, कम करो। जो 10-10, 11-11 आप बच्चे पैदा कर रहे हो उनको कम करके आप 3 या 4 पे लेके आओ। अब लोगों ने क्या किया कि सरकार से कहा कि जी आपको ये तो दिख गया जन्म दर हमारी उच्च है, परंतु ये भी तो देखो उच्च मृत्यु दर है, हम 11 पैदा कर रहे हैं तो बच कितने रहे हैं, 2 या 3। क्या पहले आप ये निश्चित करो कि हम अगर 3 ही पैदा करेंगे तो वो तीनों को आप सुरक्षित बचा लोगे, तब हम जन्म दर क्या कर देंगे, मृत्यु कर देंगे। और दूसरे चरण में सरकार देखिए क्या करती है, लोगों को विश्वास दिलाती है। लोगों ने जन्म दर वैसी की वैसी रखी, माओ ने अपना करते हुए नहीं भूला, 11-11, 10-10 बच्चे वैसे ही पैदा कर रहे थे, परंतु सरकार ने क्या करके दिखा दिया, निम्न मृत्यु दर, यानी अब 11 बच्चे पैदा, 10 बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, तो सरकार ने उनमें से 8 बचा के दिखा दिए, भरोसा दिलाया कि भी हाँ अगर आप जितना पैदा करोगे ना उतने हम क्या कर लेंगे, बचा लेंगे। तो आप कैसे भी करके जन्म दर को क्या लेके ये नीचे लेके आइए। अब लोगों को विश्वास हुआ कि वास्तव में सरकार पैदा जो हो रहे हैं उन्हें बचा रही है। तो तीसरा चरण जो है वो क्या है, निम्न जन्म दर का, यानी अब देखो वर्तमान की कंडीशन में लेके आओ। अब हमारे क्या है कि एक बच्चे 2 ही अच्छे, हर दीवार पर लिखा हुआ मिलता है बच्चे 2 ही अच्छे। क्यों, क्योंकि अब सभी शिक्षित हो गए हैं, सरकारी गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी ये अप्लाई कर दिया है कि भी 2 से ज़्यादा संतान अगर किसी की होगी तो वो गवर्नमेंट जॉब का भागीदारी नहीं हो पाएगा। तो निम्न जन्म दर कर दिए बिल्कुल। अब वैसे भी लोग मानने लग गए इस चीज़ को, 1 या 2 बच्चे मुश्किल से पैदा करते हैं। और मृत्यु दर तो क्या है, निम्न है ही है, अगर 1 बच्चा है या 2 बच्चे हैं तो उन्हें सरकार बचा रही है। चौथा चरण जिसको भारत को फेस करना है जिस चीज़ का, वो क्या रहेगा, शून्य जन्म दर, यानी आने वाले हम 2051 तक की बात करें, 2051, जैसे कि अभी आपने देखा होगा भारत ने जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए जो अपनी अवधि थी 2045 तक भारत ने जनसंख्या नियंत्रण करने का एक संकल्प लिया था।
अब उसे बढ़ाकर 2070 तक कर दिया है। कभी 2070 तक हम जनसंख्या को बिल्कुल कंट्रोल कर देंगे भारत की। यानी 2051 के अंदर 45 से 51 का दशक आएगा जब जनगणना होगी। 51 के दशक में हमारे ऊपर क्या लागू कर दी जाएगी, शून्य जन्म दर। यानी बच्चों को पैदा ही मत करो, बच्चे पैदा ही मत करो, शून्य जन्म दर कर दो। और निम्न मृत्यु दर। क्यों? अब क्या बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो सर संतान वो वंश आगे कैसे चलेगा। अब सरकार इस चीज़ को बढ़ावा देगी कि जो बच्चे एडोप्ट करो आप, जो बच्चे अनाथालयों के अंदर है, जो बच्चे सड़क पे घूम रहे हैं, अनाथ घूम रहे हैं, उन बच्चों को आप क्या कर लो, एडोप्ट, आपको बच्चा मिल जाएगा और जनसंख्या भी क्या हो जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमारी जनगणना के क्या है, 4 चरण है। प्रथम चरण था उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर, दूसरा चरण है उच्च जन्म दर निम्न मृत्यु दर, तीसरा है निम्न जन्म दर निम्न मृत्यु दर। प्रश्न कैसे आते हैं यहाँ से, तो अब देखिए प्रश्न इस प्रकार से ये चारों लिख देता है और निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं था, यही पूछा जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो वहां पर एक में उल्टा कर देता है, उच्च, यहाँ पर क्या कर देता है, उच्च की जगह निम्न जन्म दर कर देता है, निम्न जन्म दर, बाकी सारे सही रखता है, वैसे के वैसे एक नाम अलग करता है और वही निकालना होता है हमें। इस प्रकार से जनसंख्या का सिद्धांत प्रथम बार माल्थस ने 1879 में जारी किया। 4 चरणों में इन्होंने जनसंख्या बताई। ये हमारे चारों चरण। अब हमारे जनगणना को ही लेकर कि भी जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति कैसी रही है, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां कैसी रही है, अब तक जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति कैसी रही। तो देखिए इसे भी हमने 4 भागों में बांट रखा है। एक तो 1921 तक का भारत, फिर 1921 से 1951 तक का भारत, 1951 से 1981 तक का भारत और 1981 से लेकर 2011 तक का भारत। 4 भागों में हमने जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों को बांट रखा है। भारत में जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार से रही है, तो देखो 1921 तक भारत में निरंतर वृद्धि हो रही थी, धीरे धीरे वृद्धि हो रही थी, निरंतर वृद्धि हो रही थी। अब 1921 से 51 के मध्य भारत में जनसंख्या, मैंने अभी कहा था ना 1951 का जो एक समय था वो क्या था कि भारत 1921 वाला जो दशक था वो भारत के अंदर महाविभाजन दशक कहलाया। जनसंख्या में कमी आई पहली बार। तो यहाँ पर भारतीय जनसंख्या कैसी हो गई थी, मंद वृद्धि वाली हो गई थी। भारतीय जनसंख्या एक बार रुक सी गई थी, मंद वृद्धि हो रही थी, भारतीय जनसंख्या में बढ़ोतरी बहुत ही कम हो रही थी। अब मैंने कहा था ना 1947 में जैसे ही हम आज़ाद हुए तो आज़ादी का सेलिब्रेशन कुछ इस प्रकार से बनाया गया कि 1951 वाला जो दशक भारत के अंदर था सर्वाधिक जनसंख्या में वृद्धि देखी गई थी। यानी जैसे ही हम आज़ाद हुए आज़ादी का सेलिब्रेशन था अच्छे से बनाया लोगों ने और जनसंख्या वृद्धि को क्या कर दिया, विस्फोटक कर दिया। तो 1951 से 1981 का जो दशक रहा वो कैसा रहा, विस्फोटक वृद्धि वाला दशक। भारत में सर्वाधिक वृद्धि वाला ये जो 30 साल रहे जनसंख्या के अंदर, क्योंकि 1951 से 61 के अंदर हुई, फिर 61 से 71 भारत में सर्वाधिक वृद्धि दर और 71 से 81 राजस्थान में सर्वाधिक। अब 1981 से 2011 तक अब अगर हम बात करते हैं तो अब धीरे धीरे भारतीय जनसंख्या क्या हो रही है, घटती वृद्धि दर, घटती वृद्धि दर। हर वर्ष 10 सालों के बाद में जनसंख्या क्या कर रही है, कम होती जा रही। वृद्धि दर को कंट्रोल कर